नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के सामने इस समय एक यक्ष प्रश्न है। हमारे सामने हाई कोर्ट के दो जस्टिस हैं, दो जज हैं, दो न्यायाधीश हैं। उन दोनों के खिलाफ महाभियोग की बात चल रही है, महाभियोग चलाने की। और महाभियोग चलाना मतलब उनको अपने पद से हटाने की। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनको हटाने का एक ही तरीका है, संसद से प्रस्ताव आए महाभियोग का और उसके बाद ही वोटिंग होती है। अगर मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास हो गया तो उनको हटा दिया जाता है। अभी तक कोई ऐसा जज हुआ नहीं जिसको हटाया गया हो। जो प्रोसीडिंग्स चली भी हैं, आपको याद होगा, उसमें या तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ या जजेस ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो अब दो जजेस की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक तो हैं जस्टिस वर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, ओरिजिनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्यों किया गया? ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं होता। ये हमारी अदालतों के बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करना ही पनिशमेंट है। क्यों हुआ? ये कदम क्यों उठाया गया? उनके घर से जले हुए नोटों के बोरे बरामद हुए। ये पैसा कहाँ से आया, किसका था? उनका था तो उनको कहाँ से मिला, किस काम के लिए था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बना लिया अपने साथी जजों को बचाने के लिए कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ किसी भी अपराध में एफआईआर तब तक नहीं लिखी जाएगी जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो। तो परमिशन बहुत ज़रूरी है। जस्टिस वर्मा के बारे में अभी तक सीजेआई की परमिशन नहीं मिली, तो इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप कल्पना कीजिए कि किसी के घर से इतने नोट बरामद हों और उसके खिलाफ एफआईआर ना हो। ये तो शुरुआत है जांच की। कोई भी भ्रष्टाचार का मामला है, कोई अपराध का मामला है, जांच करने के लिए सबसे पहली शर्त है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक और नायाब काम किया। उसने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, जिस कमेटी का कोई मतलब नहीं है। उस कमेटी के आधार पर कोई फैसला नहीं हो सकता। उस कमेटी के आधार पर उनको न तो दोषमुक्त किया जा सकता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर, और न दोषी ठहराया जा सकता है। केवल उनको कुछ दिन और बचाने के लिए ये किया गया। इसके अलावा और कोई कारण समझ में नहीं आता, या सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं कि ये इंटरनल जो है इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी, इसका मकसद क्या है और ये किस नतीजे पर पहुंचने में मदद करेगी। तो उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शायद सुप्रीम कोर्ट को मिल गई है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई हो इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सीजेआई के जो निर्देश थे, सरकार को कहा कि आप जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और ये कहने का मतलब होता है कि आप उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आइए। इम्पीचमेंट मोशन जो है 55 सांसद दस्तखत करके अगर ये राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के सामने ये प्रस्ताव रखें तो उस पर विचार होता है, और विचार करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा के तय करते हैं कि इस इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। इम्पीचमेंट मोशन को वैसे एक बात बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर चुकी है। जस्टिस दीपक मिश्रा का नाम आपको याद होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वो क्या करने जा रहे थे जिस वजह से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस दिया गया? वो राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई जल्दी करने जा रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। और कांग्रेस का मानना था कि चुनाव के बाद होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले सुनवाई हुई, फैसला आ गया, तो ये भाजपा के पक्ष में जा सकता है, भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। तो उनको रोकने का और कोई तरीका नहीं था। अदालत में अपील की, उन्होंने नहीं माना। उसके अलावा दबाव बनाने की कोशिश की, नहीं माना। तो आखिर में इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस दे दिया। अब ये अलग बात, अब इसको जो है अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। सीजेआई जो समय के थे दीपक मिश्रा, उन्होंने सरकार से कहा
मतलब ये औपचारिक रूप से नहीं है, कि जिस दिन उस पर विचार होना था, मतलब सोमवार को, कहा कि अगर 10 बजे से पहले, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, मेरे सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस पर फैसला नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वेंकैया नायडू उस समय उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे। राज्यसभा में ये प्रस्ताव आया था। वो उस समय हैदराबाद में थे। तुरंत फ्लाइट पकड़कर संडे को ही दिल्ली पहुंचे, रात में ही बैठक बुलाई और सुबह 10 बजे से पहले उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया कि ये मंजूर नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने उनको डरा दिया। उसके बाद उन्होंने फिर राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई की तारीख नहीं तय की। तो अब कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल एक और तरीके से इस इम्पीचमेंट मोशन का जो है राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने एक और जस्टिस का नाम सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कुछ बातें कही जो भारतीय संस्कृति के मुताबिक थी। उसको उनके विरोधियों ने, और ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है जो भारत विरोध तक चला गया है, उसने हेट स्पीच की संज्ञा दी, उनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद चिट्ठी लिखी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इनको हटाया जाए पद से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पर रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट पहुंच गई। उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उनकी इम्पीचमेंट के लिए एक नोटिस दिया गया है। नोटिस पर मैंने जैसा पहले बताया आपको 55 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। इनमें से 8 या 9 सांसदों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठ रहा है। सभापति जगदीप धनखड़ इन सभी सांसदों से, और जिन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है उनसे कहा है, ये सांसद हैं जिनके दस्तखत वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो आकर निजी रूप से वेरीफाई करें। अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो 55 की संख्या पूरी नहीं होती है, इसलिए प्रस्ताव तकनीकी रूप से ही गिर जाएगा। उस पर विचार के लिए जो है सभापति को न तो बैठक बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न संसद में उसको पेश करने की। लेकिन कोई अभी तक सामने आया नहीं है। अब इसको कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल जोड़ रहे हैं जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट से। अब जस्टिस वर्मा पर जो इम्पीचमेंट चलने जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश से चलने जा रहा है और भ्रष्टाचार के मामले में चलने जा रहा है। जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा है, जो किया है, मेरा मानना है कि ये बहुत साहस का काम है। देखिए, धारा के अनुसार चलने में तो बड़ी आसानी होती है, धारा के विपरीत बहने में बड़ी मुश्किल होती है। तो जिस तरह का एक बुद्धिजीवियों का वर्ग है जो हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ है, जो सनातन में हर कमी खोजता है और सनातन विरोधियों की किसी कमी को देखने को तैयार नहीं है, उनको आईना दिखाने का काम जस्टिस शेखर यादव ने किया। मेरा मानना है कि आज का जो भारत है उसको जस्टिस शेखर यादव जैसे न्यायाधीशों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसलिए कि जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो, जो इस बारे में न सोचे कि उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी लोगों की, क्या सोचेंगे लोग, क्या टिप्पणी होगी, उसकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, इस सब से बेपरवाह जो सही है, जो औचित्यपूर्ण है, जो तार्किक है, जो तथ्यात्मक है, वो बात कहने का उन्होंने साहस दिखाया। इसलिए आम जनमानस में उनके प्रति समर्थन का भाव है। अब सवाल ये है कि दोनों को बराबर आप कैसे रख सकते हैं। जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस वर्मा एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, जिसके पास इस आरोप की सफाई में कोई बात है, कोई तथ्य है, अभी तक सामने नहीं आया। और जाहिर है कि अगर इम्पीचमेंट मोशन चला तो उसको पास कराने के लिए, महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको पास कराने के लिए कम से कम राज्यसभा में विपक्ष की ज़रूरत होगी, सत्तारूढ़ दल को। अब विपक्ष जो है ये एक तरह से जो है दबाव डाल रहा है कि आप दोनों पर लाइए, हम दोनों का समर्थन करेंगे। दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों में कोई साम्य नहीं है।
दोनों बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस दिया गया, यही बताता है कि हमारे देश की स्थिति कितनी शर्मनाक हो गई है कि एक सच कहने वाले को सजा देने की कोशिश करने की हिम्मत कुछ लोग दिखा रहे हैं, और ऐसा करने की हिम्मत दिखाने वालों का समर्थन करने वाले हैं। न्यायपालिका में अगर कोई सुधार होना है, न्यायिक सुधार होना है, तो पहले मेरा मानना है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी सोच में बदलाव की ज़रूरत है। अब आपने अभी कुछ ही दिन पहले 2 फैसले देखे। एक महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट का फैसला देखा, वो खतीजा का, जो इंजीनियरिंग की छात्र है और जिसने एक्स पर जो है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लिखा, या किसी ने लिखा, उसको रीपोस्ट किया। उसके बाद जब उस पर विरोध शुरू हुआ तो उसने हटा लिया उस पोस्ट को और माफ़ी मांग ली। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप गिरफ्तार करके उसे जेल भेजकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। एक दूसरा केस हुआ गुड़गांव का, कानून की एक छात्रा, उसने पाकिस्तान के बारे में और कुछ और टिप्पणी की, उसका विरोध शुरू हुआ, उसने वो टिप्पणी हटा ली, मतलब पोस्ट हटा ली और माफ़ी मांग ली। लेकिन बंगाल से गुड़गांव आई पुलिस, पश्चिम बंगाल की, उसे गिरफ्तार करके ले गई। जमानत की अर्जी जब उसके वकील ने दी तो वहाँ के न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अगर जेल में रहेगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बाद में उसको जमानत मिली, लेकिन आप तुलना कीजिए, दोनों परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। अगर दोनों की पोस्ट को आप आपत्तिजनक माने तो भी कोई हर्ज नहीं है उसमें। दोनों ने उसके बाद वही किया, पोस्ट हटा ली, माफ़ी मांग ली। एक के बारे में न्यायालय की ये टिप्पणी है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं आप जेल भेजकर, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। दूसरी जो कानून की विद्यार्थी है वो भी क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वो जेल चली जाए, इसमें न्यायाधीश महोदय को कोई एतराज़ नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? इसीलिए न्यायपालिका की विश्वसनीयता जो आम लोगों की नज़र में कम होती जा रही है, उसकी वजह यही है। कानून और संविधान दोनों के मामले में एक ही है। दोनों के बारे में एक ही तरह की टिप्पणी अदालत से आनी चाहिए थी। गलत है तो गलत, दोनों गलत हैं। सही है तो दोनों सही हैं। एक को जेल भेजना गलत, दूसरे को जेल भेजने में कोई हर्ज नहीं, ये फैसला कैसे आ सकता है? तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि क्या स्थिति है हमारे देश की न्यायपालिका के जो सदस्य हैं, जिनसे हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, उनकी सोच किस तरह की है। वो देश के बारे में, समाज के बारे में और समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं। मेरा मानना है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट की बात करना, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करना, ये समाज के उस वर्ग का काम है, उस वर्ग की सोच है जो मानसिक रूप से बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है। जस्टिस शेखर यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो इस देश के कानून, संविधान, सामाजिक मर्यादा, नैतिकता के खिलाफ हो। भारत में भारतीय संस्कृति की बात करना कैसे अपराध हो जाएगा? लेकिन ये सब कुछ हमारी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब मेरा मानना है कि संसद, सांसदों और राजनीतिक दलों की ये अग्नि परीक्षा है कि इन दोनों मामलों में उनका आचरण कैसा होता है। क्या जस्टिस शेखर यादव के बहाने जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश हो रही है, उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचार का मामला और बड़ा है, इसका मतलब इसमें और लोग शामिल हैं। जस्टिस शेखर यादव के जरिए कोशिश ये हो रही है कि इस देश में सनातन की बात कोई ना करे। वो जो कांग्रेस का एजेंडा था भगवा आतंकवाद का, जो लोग उसके समर्थक हैं वही जस्टिस शेखर यादव का विरोध कर रहे हैं। वो उसी नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं।
इसलिए हमारे आपके अंदर इस जागरूकता का होना ज़रूरी है कि कौन देश समाज के और देश की संस्कृति के हित में काम कर रहा है, बोल रहा है, कौन उसका विरोध कर रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है, इसमें भेद करना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी उन्हीं 3 बातों की है: स्वबोध, इतिहास बोध और शत्रुबोध। इन तीनों को गांठ बांध लीजिए। जब तक ये भावना नहीं जगेगी, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है और छोटे मोटे बदलावों से कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।